हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि परमाणु क्या है, क्यों है, कैसे है। इसका सैद्धांतिक रूप में सबसे पहला ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसने सिद्धांत दिया, किस रूप में, लिखित रूप में। कि एक डाल्टन कौन था, डाल्टन अंग्रेज स्कूल का एक शिक्षक था, जिसने सबसे पहली बार क्या किया कि परमाणु के सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत को लिखित रूप में दुनिया के सामने में व्यक्त किया। लेकिन यदि हम लोग भारत के हैं और भारत में एक पौराणिक किताब क्या है, गीता ना, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई एक धार्मिक किताब, और उसकी मान्यता हम लोग देते हैं हिंदू धर्म में। तो सबसे पहले इस परमाणु अणु ज्ञान विज्ञान को हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के द्वारा ही विवर्णित कर दिया गया था महाभारत कालीन युग में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस लिखित सैद्धांतिक कथन को दुनिया के सामने में विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या होता है, आज भी विज्ञान को एक धार्मिक, गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, लेकिन उसे विज्ञान ग्रंथ के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि हमारे भारतवासियों में यह अवधारणा है कि गीता क्या है, गीता एक हिंदू धर्म की किताब है, जबकि गीता क्या है, गीता एक विज्ञान की किताब है, जहाँ विशिष्ट ज्ञानी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विज्ञान के सारे चरम सीमा को पहुंचाने वाले तत्व ज्ञान की व्याख्या की गई। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ही अणु और परमाणु सूक्ष्मतम कण के रूप में स्वयं को पूरी दुनिया के सामने सूक्ष्मतम कण के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए गीता का ज्ञान किसको देना पड़ा था, अर्जुन को। अर्जुन को समझाया जा रहा था कि इस चराचर जगत में, चराचर का मतलब चर और अचर ना, शाब्दिक अर्थ क्या है, चर और अचर, चराचर। तो अब देखो, तुम गणित में क्या पढ़ते हो, चर और अचर संख्या पढ़ते हो, जिसका विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण अपने गीता के उपदेश में कर चुके हैं। यानी कि ये जगत दो मानों में व्यक्त है, चर और अचर मानों में व्यक्त है। लेकिन हम लोग क्या किए, संस्कृत भाषा में उन्हीं कथनों को आधुनिक समय में अभिव्यक्त नहीं कर पाए, सैद्धांतिक रूप में उसे पेटेंट नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से हमारा वो विज्ञान का किताब हमारा सिर्फ धार्मिक किताब रह गया। और आज भी देखो दुनिया के दूसरे देशों में हमारे इस विज्ञान की किताब पर क्या किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ गीता के हर एक श्लोक पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कौन कौन से विशिष्ट ज्ञान की बात किए हैं। अभी देखो ये हम लोग क्या करते हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और अमेरिका में जब पहली बार परमाणु बम बना तो उस परमाणु बम को बनाने वाले ओपेनहाइमर वैज्ञानिक थे, और मैनहट्टन परियोजना के तहत परमाणु बम बनाया गया। और उस परमाणु बम के लिए जब साइंटिस्ट वैज्ञानिक से, विशिष्ट ज्ञानी से पूछा गया कि आपको परमाणु बम बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो उन्होंने उस परमाणु बम के परीक्षण के समय कहा कि हमने भारत में जो गीता ग्रंथ है, उस गीता ग्रंथ से हमें ये संवेदना मिली कि हम एक ऐसे अस्त्र या शस्त्र का निर्माण कर सकते हैं जो क्या हो सकता है, बहुत ही विध्वंसकारी और विनाशी हो। और उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी का अर्थ होता है त्रिदेव, यानी हम लोगों के शाब्दिक अर्थ में
देवों से उत्प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया, परमाणु बम की संरचना की और उसका ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला, हमारे देश के धार्मिक ग्रंथ गीता से। अब हमारे देश में एक तो भगवान श्री कृष्ण की बात की है, उसके बाद किताबों में भी लिखा रहता है कि महर्षि कना जो प्राकृतिक विज्ञान के बहुत बड़े विशिष्ट मुनि थे, ऋषि थे, महर्षि थे, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से, अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, इस बात की पुष्टि की गई। इस बात को हमारे ग्रंथ में लिखा गया। और हमारे हिंदू धर्म में भौतिक विज्ञान को प्रारंभिक समय में जब पढ़ते थे तो उस समय में बोला जाता था वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ना, तो इस वैशेषिक दर्शन की किताब में ही हम उल्लेखित है किसके बारे में, महर्षि कनाद के द्वारा। क्या उल्लेखित है कि इस ब्रह्मांड के पदार्थ अत्यंत अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसको बाद में यूनानी लोगों ने, यूनानी दार्शनिकों ने भी, यानी कथन के रूप में, यानी यूनानी दार्शनिक कौन कौन आए, लक्रेशियस और डेमोक्रिटस ना, इन दोनों दार्शनिकों ने भी क्या किया, हमारे महर्षि कनाद के कथन को पुनः समूचे जगत के सामने में दोहराया। नहीं, लिखित रूप में नहीं, अब यानी कथन के रूप में। कौन कौन यूनानी दार्शनिक कौन कौन थे, लक्रेशियस और डेमोक्रिटस। तो महर्षि कनाद कहाँ से, ये अणु और परमाणु की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो हमारे देश से महाभारत काल के समय से भगवान श्री कृष्ण ने ही अणु और परमाणु की विवेचना की। उसके बाद हमारे देश के दूसरे महर्षि कनाद, जिन्होंने अपने लिखित पुस्तक वैशेषिक दर्शन में अणु और परमाणु की व्याख्या की। उसके बाद यूनानी दार्शनिक लोगों ने भी कथन के रूप में, यानी डेमोक्रिट्स और लक्रेशियस के द्वारा भी कहा गया कि पदार्थ जो होता है अत्यंत अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और उसके बाद आधुनिक समय में कौन, डाल्टन नामक एक अंग्रेज स्कूल शिक्षक, उनके द्वारा लिखित रूप में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और आज हम लोग समूचे दुनिया में परमाणु के इस पहले सिद्धांत को, यानी लिखित रूप में पहले सिद्धांत को देने वाले के रूप में किनको जानते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम लोग क्या करेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला कथन क्या था, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। कि डाल्टन ने लिखित रूप में समूचे दुनिया को बताया कि पदार्थ क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और यह अविभाज्य होता है। और दूसरा कथन क्या बोला, यहाँ क्या है, अविभाज्य है ना। कि कोई भी पदार्थ क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग परमाणु कह देते हैं, और वह क्या है, अविभाज्य है। ये सिद्धांत किनका था, डाल्टन का। फिर दूसरा कथन क्या, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण, कि पदार्थ का सबसे छोटा कण
वही किस में भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा कथन हो गया। अब तीसरा कथन क्या था? परमाणु ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। अब देखो, पहले दूसरे कथन के बारे में बात कर लेंगे। क्या बोला डाल्टन साहब? बोले क्या कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, जो आज हम लोग रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रिया हैं। विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उन सारी अभिक्रियाओं में पदार्थ आपस में क्या होते हैं? या तो संयोजित होते हैं या वियोजित होते हैं। और उस संयोजन या वियोजन की स्थिति में कौन उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? तो यही पदार्थ का सबसे छोटा कण, सूक्ष्म कण, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? परमाणु। परमाणु क्या है? यूनानी शब्द है ना। पदार्थ के सूक्ष्म कण को जो हम लोग परमाणु बोलते हैं, वो परमाणु शब्द का कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है परमाणु। लेकिन उसको पहले हम लोग बोलते थे यूनानी शब्द के रूप में, हिंदी में उसको बोल देते हैं परमाणु। उसको यूनानी शब्द में क्या बोले हैं? एटम। सॉरी, ये यूनानी शब्द में पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या बोल देते हैं? एटम। और उसी के हिंदी को हम लोग किस में बोलते हैं? परमाणु। हिंदी में बोला जाता है परमाणु, और यूनानी शब्द में क्या बोलते हैं? एटम। एटम का अर्थ क्या होता है? एटम का अर्थ अविभाज्य कण ना। एटम का क्या? अविभाज्य कण। और उसी को हम अपना लोग हिंदी में बोलने लगे परमाणु। अब देखो डाल्टन के सिद्धांत का तीसरा बात क्या था? परमाणु ना तो नष्ट होता है और ना ही निर्माण करता है। कि किसी भी पदार्थ के सूक्ष्म कण को हम लोग क्या बोल दिए? परमाणु। परमाणु। यानी उसका तीसरा कथन, ये पदार्थ और इसमें हम लोग क्या ले लिए कि ये किससे बनकर मिलकर बना हुआ है? अत्यंत सूक्ष्म कण से। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? परमाणु या एटम। अब देखो कि कोई भी पदार्थ जो एटम से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है, और परमाणु कैसा है? इसका ना तो डाल्टन साहब बोले क्या कि इसका ना तो नाश किया जाता है, नाश किया जा सकता है, और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। कि पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण, जिसे हम लोग परमाणु या एटम बोल देते हैं, इसका ना तो नाश होगा और ना ही इसका निर्माण होगा। ये बात किसने कहा? डाल्टन ने। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो रहा है? ये सब दोस्त, आधुनिक समय में हम लोग परमाणु का निर्माण भी कर सकते हैं और परमाणु का नाश भी कर सकते हैं ना। उसके बाद का कथन क्या था? एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से सदृश होते हैं। अब देखो, हाँ, एक तत्व के सभी परमाणुओं के आकार और द्रव्यमान आपस में समान होते हैं। अब बोला कि अभी हम लोग क्या किए कि अलग अलग तरह के, जब ही हमारी सभ्यताएं विकसित नहीं थी तो हम किसी वस्तु का ना तो नामकरण किए थे, वो किस प्रकृति में है, उसका कैसा गुण है, इस सब के बारे में कोई विश्लेषण नहीं जानते थे। लेकिन जब रसायन शास्त्र का भी अध्ययन होने लगा तो हम लोग पदार्थ के बारे में बात करने लगे। अलग अलग पदार्थों को अलग अलग विभाजित किए, धातु में और धातु में। सबसे पहले तो पदार्थ को 3 रूप में, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में, कि बहुत सारा पदार्थ यदि एक साथ मिश्रित है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? मिश्रण बोल देंगे। यदि 2 पदार्थ, 2 तत्व
एक साथ क्या है, एक निश्चित भार के अनुपात में मिला हुआ है, तो उन्हें हम यौगिक बोल देंगे। और कोई पदार्थ शुद्धतम रूप में केवल और केवल अकेला है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तत्व बोल देते हैं, जो आज के समय में हम लोग जान रहे हैं। लेकिन उस समय में नहीं जानने की स्थिति में उन्होंने फिर भी सैद्धांतिक रूप से कोई प्रयोग नहीं किया और फिर भी लिखा कि प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, शुद्धतम रूप में एक प्रकार का यदि पदार्थ है तो उसके परमाणु आपस में क्या होंगे, सदृश होंगे। सदृश का मतलब कि स माना एक जैसा, दृश्य माना दिखने वाला, यानी एक जैसा दिखने वाला होगा। किसी एक पदार्थ का परमाणु कैसा होगा, परमाणु सदृश होगा, आपस में सदृश, एक समान दिखने वाला होगा। ना मान लो अभी देखो तुम्हारा अलग अलग पदार्थ, जैसे सोना, हाँ, तो सोना का तुम मान लो इतना बड़ा ढेला लिया, तो अब यदि इसके सूक्ष्म कण परमाणु को हम लोग निकालेंगे, इसका जितना परमाणु सूक्ष्म कण जो है परमाणु के रूप में यदि निकालते जाएंगे तो उसका आकार और द्रव्यमान, आकार एक जैसा होगा और उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, आपस में ना, तो द्रव्यमान भी आपस में समान और आकार भी एक जैसा। अब देखो आगे की बात करेंगे तो अगले यानी आगे डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में अगला बात क्या बोला, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार और विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। कि विभिन्न तत्वों के परमाणु की पदार्थ है, और मान लो कि तुम्हारा दो तरह का पदार्थ है, तो ये दो तरह का पदार्थ दो अलग अलग तत्व से बना हुआ है, तत्व एक और तत्व दो। तो अब इस दोनों पदार्थ में ये भी पदार्थ है, पदार्थ एक और पदार्थ दो। अब मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, सोना ना, पदार्थ के रूप में एक पदार्थ हमारा क्या है, सोना, और दूसरा पदार्थ हम लोग बोल दिए चांदी। अब इस सोना और चांदी में हम जब सूक्ष्मतम इसके परमाणु को लेंगे, इसका परमाणु यानी सोना पदार्थ में जो तत्व मौजूद था और उस तत्व का परमाणु जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, अब इसके परमाणु का आकार और इसके परमाणु का आकार, ऐसा नहीं कि ये बड़ा दिखा दिए ये छोटा दिखा दिए, हो सकता है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो। तो डाल्टन साहब ने अनुमान लगाया या सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या होता है कि बिना सिद्ध किए हुए कथन दे दें, प्रिंसिपल्स दे दें। तो उन्होंने बोला कि यदि पदार्थ अलग अलग प्रकार का हो तो उसके अत्यंत सूक्ष्म कण जो है, परमाणु जो है, वो आपस में सदृश नहीं होंगे, यानी उनके परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण जो है, परमाणु जो है, वो आपस में समान नहीं होंगे और उनका द्रव्यमान भी आपस में समान नहीं होगा। परमाणु आपस में सदृश नहीं है और द्रव्यमान भी क्या है, आपस में समान आपस में समान नहीं होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद छठा कथन क्या था,
एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। आधुनिक समय में यौगिक परमाणु को अणु कहते हैं। कि बोला गया छठा जो है, छठा कथन परमाणु के लिए उन्होंने क्या दिया? एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्व। तो मान लो कि एक पदार्थ का एक तत्व है या और दूसरे पदार्थ का दूसरे पदार्थ में दूसरा तत्व है। अब देख, या तो क्या एक ही पदार्थ के तत्व के परमाणु आपस में मिल करके यौगिक परमाणु बनाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि एक ही पदार्थ के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोजित हो जाए तो भी क्या बनाएंगे? यौगिक परमाणु। हाँ, यौगिक परमाणु का निर्माण करेंगे। या दो पदार्थ के दो तत्व आपस में संयोजित होकर के क्या करेंगे? नए यौगिक परमाणु का निर्माण करेंगे। तो उन्होंने बताया कि यौगिक क्या है? कि जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक तत्व क्या हो जाए, एक निश्चित भार के अनुपात में मौजूद हो, तो उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे? यौगिक परमाणु। किनके अनुसार? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग इनको क्या बोलते हैं? यौगिक अणु। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार क्या बोल देते हैं? यौगिक अणु ना। तो ये भी क्या है? यौगिक अणु है। ये सब उनके सिद्धांत में क्या थी? त्रुटियां थी। जब हम डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के दोष के बारे में पढ़ेंगे तो आधुनिक समय से परमाणु के सिद्धांत की तुलना किनके साथ करेंगे? डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के साथ। और हम लोगों ने जो देखा, रिसर्च किया, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त किया, उसके हिसाब से डाल्टन के परमाणु में जो थोड़ा बहुत दोष था, उन दोष के भी बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये सब कथन जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये सारा कथन क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का है, जो बिना किसी प्रायोगिक सिद्ध किए हुए इन कथनों को डाल्टन साहब ने क्या किया? हम लोगों को प्रस्तुत किया। उसके बाद का कथन क्या है? जब परमाणु परस्पर सहयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं तो इन परमाणु की संख्या में सरल पूर्णांक अनुपात में होता है। जब परमाणु परस्पर सहयोग करके यदि परमाणु बनाते हैं तो इन परमाणु की संख्या में सरल पूर्णांक। अभी देख कि बोला कि उसके बाद का टॉपिक, उसके बाद का सिद्धांत क्या लिखा गया? कि जब तत्व के परमाणु आपस में संयोजित होकर क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु बनाते हैं, तो तत्व के परमाणुओं का सांख्यिक अनुपात जब करते हैं तो वो सरल पूर्णांक के रूप में होता है। अभी जैसे मान लो कि तुम्हारा एक पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। और दूसरा पदार्थ कौन है? ऑक्सीजन ना। तो हाइड्रोजन आज के डेट में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। तो हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व। अब ये दोनों तत्व एक और तत्व दो, इसका परमाणु लिया। और इसका भी परमाणु। अब इस दोनों पदार्थ के तत्व का परमाणु आपस में संयोजित होकर के क्या बनाएगा? यौगिक परमाणु बनाएगा। अब ये दोनों संयोजित हुआ तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु, H2।
और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? एक परमाणु। एक परमाणु आपस में संयोजित होकर के क्या बना दिया? यौगिक परमाणु। क्या बना है? यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु। अब देख, इस यौगिक परमाणु में हाइड्रोजन के परमाणु का संख्यात्मक मान कितना है? 2। और ऑक्सीजन के परमाणु का संख्यात्मक मान कितना है? 1। तो इस यौगिक परमाणु में हाइड्रोजन का भाग और ऑक्सीजन के भाग का अनुपातिक मान जब करते हैं तो 2/1। तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। और ये इस तरह के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं? सरल पूर्णांक अनुपात। अभी देखो 2 भी क्या है? पूर्णांक है। और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। जब संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं, 10वीं की कक्षा में क्या पढ़े? धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े पहले चैप्टर में। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या इधर और कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? जो पूर्ण अंक के रूप में मौजूद हो, जिसकी गिनती पूर्ण हो, वो और संख्या रेखा पर धनात्मक रूप में मौजूद हो तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब यहाँ हमारा क्या है कि 2 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और 1 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इसका जब अनुपात किए तो कैसा है? सरल पूर्णांक के रूप में। ठीक। अब इसके बाद का कथन क्या था? 2 तत्वों के परमाणु परस्पर विभिन्न अनुपात में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। कि 2 तत्व के परमाणु क्या कर सकते हैं? विभिन्न अनुपातों में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। कि 2 तत्व, अभी मान लो कि यही दोनों तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखो, एक यौगिक, 2 तत्व, एक तत्व हाइड्रोजन और एक तत्व ऑक्सीजन। अब ये जब हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो अभी देखो इसका हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग आपस में मिलकर के क्या बनाया? जल। इस यौगिक परमाणु को क्या बोल देंगे? जल। और हाइड्रोजन का कितना? H2, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु ना। तो इसको बोल देंगे क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन तो हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अभी देखो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या है? हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। कि 2 तरह के तत्व अभी क्या कर रहे हैं कि एक बार इसका अनुपातिक मान, दोनों तत्व के भाग का अनुपातिक मान अलग अलग ले लिए तो एक अलग तरह का यौगिक निर्मित किया, और इसी दोनों तत्व को तत्व के भाग का अनुपात अलग मान में ले लिए तो इससे दूसरे प्रकार का यौगिक निर्मित हो गया। डाल्टन ने इस सिद्धांत को भी विवर्णित किया था अपने सैद्धांतिक रूप में, प्रायोगिक रूप में नहीं, सैद्धांतिक रूप में, कि यदि 2 तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व को क्या किया जाए? परस्पर संयोग किया जाए और उसके अनुपातिक मान को बदल दिया जाए तो हमें क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के तत्व प्राप्त होंगे। तत्व नहीं, अलग अलग प्रकार के यौगिक प्राप्त होंगे। इस तरह से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के हम लोगों ने क्या कर ली? पूर्ण व्याख्या कर ली।